नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस सिर्फ सत्ता की सगी, वो मुस्लिम समाज का कभी नहीं कर सकती भला। पीएम ने कहा, मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती कांग्रेस। हरियाणा के लिए आज ऐतिहासिक दिन। हिसार से अयोध्या के लिए शुरू हुई कॉमर्शियल फ्लाइट। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने यमुनानगर में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, फॉरेंसिक साइंस के बिना समयबद्ध न्याय देना संभव नहीं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भड़की हिंसा। नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों ने किया चक्का जाम। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मालदा में शरणार्थी कैंपों में पीड़ितों से की मुलाकात। और देश भर में मनाई जा रही है अंबेडकर जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी दी गई बाबा साहेब को श्रद्धांजलि। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के हिसार में कांग्रेस को घेरा। तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजनीति की है और केवल कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने का प्रयास किया है। उन्होंने कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और उन्हें 2 बार चुनाव में हराने का भी आरोप लगाया। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती अवसर पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रही। उन्होंने हरियाणा के हिसार में कांग्रेस को बाबा साहेब को अपमानित करने का आरोप लगाया और कहा कि बाबा साहेब समाज में समानता लाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को गरिमा का जीवन दिया, जबकि कांग्रेस ने बाबा साहेब के सपने को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। अभी आपने भी समाचारों में सुना होगा, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब SC, ST, OBC के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पीएम मोदी ने संसद से अभी हाल ही में पारित वक्फ कानून का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर 2013 में पारित कानून को बाबा साहेब के संविधान से ऊपर होने का आरोप लगाया। वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की सगी है और वो मुस्लिम समाज का भी भला नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय से अध्यक्ष बनाने और 50% टिकट मुस्लिमों को देने की चुनौती दी। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया।
मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सिर्फ भूमाफिया को ही फायदा हुआ और ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। प्रधानमंत्री ने हिसार में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। वक्फ बिल पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ काम करती रही है। उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, हिसार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा यात्रा के दौरान आज एक दिल को छू लेने वाला लम्हा सामने आया। प्रधानमंत्री यमुनानगर में कैथल के रामपाल कश्यप से मिले। रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले प्रण लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और वो पीएम से नहीं मिल लेते तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। पीएम ने उनसे मुलाकात करके उनकी इच्छा पूरी की। इसके बाद रामपाल कश्यप ने जूते पहने। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के लम्हों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मैं ऐसे सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है कि वो इस तरह के प्रण लेने की बजाय किसी सामाजिक अथवा देश हित के कार्य का प्रण लें। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है। कभी नहीं। काम करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को कष्ट दे रहे हो। ठीक से आ गया? हाँ। जूते पहनते रहना है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती पर हरियाणा की यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद विशाल जनसमूह को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन के साथ की। हरियाणा को विकास परियोजनाओं का उपहार देने यमुनानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम ने अंबेडकर जयंती पर ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा और इंफ्रा निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पीएम ने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखी। ये इकाई 233 एकड़ में फैली होगी और इसके निर्माण पर लगभग 8,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पीएम ने यमुनानगर के मुकरबपुर में एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का भी शिलान्यास किया। 2600 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला ये संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हुए प्रभावी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी बाईपास परियोजना का शुभारंभ किया। इससे रेवाड़ी शहर की भीड़भाड़ में कमी के साथ साथ दिल्ली नारनौल की यात्रा का समय करीब 1 घंटा कम हो गया है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि वंचितों के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब ने औद्योगिक विकास की जो जरूरत बताई थी, उस दिशा में आज सरकार तेजी से काम कर रही है। पीएम ने एमएसएमई के विकास और किसानों के कल्याण के लिए
डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास गिनाए। प्रगति के सफर में बिजली के महत्व को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा, आज भारत दूसरे देशों को बिजली निर्यात कर रहा है, जबकि कांग्रेस के दौर में हालात कुछ और थे। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते, न रेल चल पाती, न खेतों में पानी पहुंच पाता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बना रहता, बढ़ता रहता। पीएम ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद भाजपा तेजी से अपने वादे पूरे कर रही है। वहीं कांग्रेस अपने राज्यों में जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में शंकरन नायर जी को याद किया, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकारी पद छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की कानूनी लड़ाई लड़ने से जुड़े उनके संघर्ष को नमन किया। यमुनानगर से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक साइंस सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि देश में नए आपराधिक कानून लागू होना 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने और दोष सिद्धि दर को बढ़ाने में फॉरेंसिक साइंस की बड़ी भूमिका होगी। सोमवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक साइंस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हमें फॉरेंसिक साइंस को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा। अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में 7 साल से अधिक की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक यूनिट की विजिट अनिवार्य कर दी गई है। आज के जमाने में न्याय को अगर समय पर उपलब्ध कराना है और दोष सिद्धि का दर, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना है, तो फॉरेंसिक साइंस के बगैर ये संभव ही नहीं। जो पूरा क्राइम का सिनेरियो बदला है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग, इंफॉर्मेशन के अलग अलग माध्यमों का उपयोग और कम्युनिकेशन के माध्यमों का उपयोग कर क्राइम को सीमा रहित बनाया है। अब क्राइम बॉर्डरलेस हुआ है। वो राज्य की, शहर की, देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघने का प्रयास कर रहा है। उसी समय फॉरेंसिक साइंस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार न्याय प्रणाली को पीपल सेंट्रिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं और ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व में 3 जो नए कानून लेकर आए हैं, वो भारत के नागरिकों द्वारा, भारत के नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और मैं मानता हूं ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस कानून के अंदर अभी की सभी टेक्नोलॉजी को लीगल आधार देने का काम किया है और सिर्फ
अभी की टेक्नोलॉजी को नहीं, आने वाले कम से कम 100 साल तक की टेक्नोलॉजी को समाहित करने का भी हमने इसमें प्रयास किया है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय अखिल भारतीय फॉरेंसिक साइंस सम्मेलन का आयोजन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और आतंकवाद से निपटने में फॉरेंसिक साइंस की भूमिका पर इस दौरान चर्चा की जा रही है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। एकादशी रातिया some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is alright. 200 glorious years of Fassanti. The saga will continue for many more centuries to come. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध सोमवार को और उग्र हो गया और इस बीच आज दोपहर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर विधानसभा क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण बन गई जब आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के समर्थकों को कोलकाता की ओर मार्च करने से रोक दिया गया। पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प हो गई। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन के लिए आ रहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट के समर्थकों से भरी बसों को रास्ते में ही रोक दिया गया था। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में व्यापक हिंसा देखी गई है और इसको लेकर भाजपा ममता सरकार पर हिंसा भड़काने के आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने मालदा परलालपुर हाई स्कूल में बनाए गए कैंप में पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से हिंसा की घटना को लेकर बात की और आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण और खराब है और केंद्रीय बलों को लंबे समय तक यहां रखकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि हम कोर्ट में याचिकाएं दायर करेंगे ताकि केंद्रीय बलों को राज्य प्रशासन से बाहर निकाला जाए और उन्हें काम करने दिया जाए। इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के भयंकर घटनाएं घट रही है जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने बना के रख दिया है। अभी हमारी मांग है शांति की स्थापना हो, स्टेट गवर्नमेंट वो एक्टिव एक्शन ले और सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनाती करे और भी ज्यादा करे। और वहीं पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने एनआईए द्वारा पूरे मामले की जांच की मांग की बात कही है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि याचिका के माध्यम से वो कोर्ट से मांग करेंगे कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से बमबारी और गोलीबारी की घटना हुई है उसे देखते हुए एनआईए अब पूरे मामले की जांच करे। मैं 17 तारीख हियरिंग में कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा फिर 1 महीना एक्सटेंड करने के लिए। सीएपीएफ को रहना चाहिए परमानेंट पीस लाने के लिए, और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला
और जमात का इन्वॉल्वमेंट है, पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूरा देश आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य लोगों में संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा नेता में प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की। झारखंड में नए वक्फ कानून पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंत्री इरफान अंसारी के बाद अब मंत्री हफीजुल हसन ने शरीयत आलाप छेड़कर नया विवाद यहां पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने शरीयत को संविधान से बड़ा बताया है। हफीजुल हसन के इस बयान के बाद प्रदेश भाजपा पूरी तरह से हमलावर है और उसने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। नए वक्फ कानून पर झारखंड की सियासत पश्चिम बंगाल के पैटर्न पर दिख रही है। मंत्रियों के एक के बाद एक बयान इस विषय पर गर्माहट पैदा कर रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी के झारखंड में इस कानून को लागू न होने देने के बयान पर जारी विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक दूसरे मंत्री हफीजुल हसन ने पहले शरीयत, उसके बाद संविधान का राग छेड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। झारखंड में नए वक्फ कानून पर मंत्री और जेएमएम नेता हफीजुल हसन के बयान से राजनीति गर्मा गई है। मंत्री ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि उनके लिए संविधान से पहले शरीयत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म के लोग सीने में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा है कि नए वक्फ कानून का विरोध किया जाएगा। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। हम लोगों ने इस बिल का लोकसभा में भी विरोध किया, राज्यसभा में भी विरोध। हम इसे कतई अच्छा नहीं मानते। मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान पर प्रदेश भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनके सीने में शरिया है उनके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते खुले हैं। हिंदुस्तान सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा और सबसे ऊपर रहेगा। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जेएमएम और मंत्री पर मोर्चा खोलते हुए कहा कि मंत्री हफीजुल हसन के लिए संविधान नहीं शरीयत मायने रखता है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट है और सिर्फ अपने कौम के प्रति वफादार। श्री मरांडी ने कहा कि चुनाव के समय इन्होंने गरीब, दलित, आदिवासियों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगा और अब अपना इस्लामिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संथाल से प्रतिनिधित्व करने वाले हफीजुल की यह कट्टर सोच पूरे प्रदेश, विशेषकर संथाल परगना की सांस्कृतिक पहचान और आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा बनती जा रही है। इस विषय में राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सभी पक्षों के नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित वो संविधान को नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को
और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री का यह राग दुर्भाग्यपूर्ण है और उनसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि संविधान के शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन के एक मंत्री संविधान से बड़ा शरीयत को मानते हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। उनको मंत्री पद से अविलंब हेमंत सोरेन इस्तीफा दिलाए। नए वक्फ कानून का जहां देश भर में व्यापक स्वागत हो रहा है, वहीं झारखंड में नेताओं और मंत्रियों के बोल माहौल को गरमाते दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि संविधान की शपथ लेकर जो मंत्री बने हैं, वही आज धर्म संप्रदाय की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं इंडिया सूफी सज्जादान शीन काउंसिल के अध्यक्ष और अजमेर दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ कानून की प्रशंसा की है। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि वक्फ कानून से वक्फ की संपत्तियों की रक्षा होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। ये कानून मुस्लिमों के हित में है। हमारे को पूरा यकीन है कि इस बिल के जो कानून का रूप लिया है, अब इस कानून के तहत जो भ्रष्टाचार पिछले कई सालों से फैला हुआ था वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ की प्रक्रिया के अंदर, उसको दूर किया जाएगा। और जैसे कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वक्फ की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए ये कानून लाया गया है। बिल्कुल वक्फ की पवित्रता कहीं ना कहीं भंग हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसको वापस से कायम करने के लिए ये कानून सरकार लेकर आई है। और मैं देश के मुसलमानों को आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस कानून से किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना तो कोई आपकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, ना ही कोई धार्मिक इदारे ख़त्म किए जाएंगे, बल्कि उनको और प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनसे जुड़ी हुई संपत्तियों का सही रूप में इस्तेमाल होगा, जो कौम के लिए, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।